वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को पटना पहुंचेंगे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ मिलकर शाह संभावित मंत्रियों के नाम तय करेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। इस मीटिंग में विभागों के बंटवारे और स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता अपराजिता। अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है और सूत्र कह रहे हैं कि वही मिलकर मंत्रियों के नाम तय करेंगे। तो क्या बिहार की नई सरकार की असली कमान पटना में नहीं दिल्ली में लिखी जा रही है? बिल्कुल फातिया, देखिए अमित शाह एक बहुत बड़े नेता है और जिस तरीके से लगातार वो बैठकों में फिर चुनाव प्रचार के दौरान अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर काफी महत्व रखते हैं और जिस तरीके से बार बार मीटिंग बैठाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पेश खसता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि बार बार ये मीटिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विस्तार होना है मंत्रिमंडल का, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं होगा। इसमें सबकी सहमति बेहद जरूरी होगी, लेकिन शायद सहमति नहीं बन पा रहा है। खींचतान चल रहा है मंत्रालयों को लेकर के। खबर तो ये भी है कि मंत्रालयों के बंटवारे ऐसी चल रही है कि अमित शाह, ललन सिंह और नीतीश के करीब नेताओं के बीच जो है बैठक लगातार जारी है और ये सहमति नहीं बन पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं इस बार चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव के बाद, उसमें कोई भी किसी से कम नहीं है। जेडीयू ने भी अच्छी खासी सीटें लाई है तो बीजेपी ने भी अच्छी सीटें लाई हैं। अब जिस तरीके के फॉर्मूले तैयार किए गए हैं कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद, यहाँ की कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी से लीड करती हुई नजर आ रही है। तो एक बात और सीटों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पेच अभी भी फंस रहा है, जिसको लेकर के लगातार बैठकें जा रही है। और गांधी मैदान में जिस तरीके से कल होने जा रहा है शपथ ग्रहण, तो समय भी कम है और उसके साथ निर्णय तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी कि निर्णय क्या किए जा रहे हैं। क्या ये फंसा हुआ पेश है, सुलझ पा रहा है कि नहीं सुलझ पा रहा है। बैठक के बाद चीजें क्लियर होती हुई नजर आती है, लेकिन लगातार जब बैठकें होती है तो उससे यही चीजें निकल करके आती है कि अभी सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। लेकिन उम्मीद है कि कल तक सभी सामंजस्य बैठ जाएंगे और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें जिस हिसाब से पार्टी के मौजूद सभी लोगों की सहमति बनेगी उनका नाम सामने आएगा। जी जानना चाहूंगी कि एनडीए को भारी बहुमत मिला है, कोई दबाव नहीं, कम से कम नंबरों का, लेकिन बताइए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी और कैसे, ये भी अब बड़ा सवाल है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में चेहरों से दिशा तय होती है। तो आपकी नजर में ये नई सरकार नई टीम वाली होगी या वही पुराने चेहरे वापस दिखेंगे? बिल्कुल, देखिए फाजिया, कुछ चेहरे तो रिपीट होंगे जहां तक मुझे लगता है, और कुछ नए चेहरे भी निकल करके सामने आ सकते हैं। अब जैसे कि देखिए जिस तरीके की इस बार प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, उसके बाद पार्टी के अंदर लोग खुश हैं, हर्षोल्लास के साथ जो है खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब हो जाती है जब इसका रिजल्ट के मुताबिक लोगों को उपहार देने की बातें आती है। मतलब काम के अनुसार उनको किस तरीके से दिया जाएगा कैबिनेट, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और किसी भी पार्टी के शीर्ष नेताओं को मुश्किल में डाल देती है। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि डिप्टी सीएम की, तो सम्राट चौधरी का नाम अभी भी लिस्ट में है और उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि मिली रिपोर्ट के मुताबिक जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। लगातार जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और सम्राट चौधरी भी लगातार बातों को खंडित करते हुए यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि सीट से दर्ज की, यानी कुल मिलाकर डिप्टी सीएम फिर तो सम्राट चौधरी बन सकते हैं और वो पहले भी बिहार में डिप्टी सीएम थे। उसके अलावा 2 और डिप्टी सीएम की अगर बात हो, जैसे पहले 2 डिप्टी सीएम थे, इस बार तो चर्चा है कि 3 तक हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 हो तो उसमें विजय सिन्हा का नाम थोड़ा टगमगाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन चांसेस है कि फिर से वो भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे की बात हो तो उसमें चिराग पासवान का भी नाम सबसे ज्यादा निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि चिराग का देखिएगा तो ग्राफ लगातार जो है वो अच्छा प्रदर्शन ही होता रहा है। यानी कुल मिलाकर कि आप देखा जाए तो चिराग पासवान के नेतृत्व जिस तरीके से इस बार लड़ाई लड़ी गई है उसमें उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल करके आया है, तो हो सकता है बीजेपी इनके ऊपर भी दाव खेल दे और चिराग से
कहते हुए नजर आए हैं, तो चिराग पासवान को भी डिप्टी पीएम का दावेदार बनाया जा सकता है। और तीसरा, अगर आपसे बात करें तो जैसे कि आपने पहले भी देखा कि ओबीसी समाज से आते हैं राज चौधरी, तो एक वो हो सकते हैं, फिर विजय सिन्हा की बात कर ले सवर्ण से आते हैं, तो राजपूत चेहरा, राजपूत समुदाय से भी किसी को उठा करके डाला जा सकता है, जैसा रिपोर्ट आ रहा है। यानी कि 350 सीएम पर चर्चाएं तेज हैं। उसके अलावा अपने प्रेम कुमार का नाम जो है वो स्पीकर के तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। प्रेम कुमार एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और कई वर्षों से सक्रिय है और लगातार अपनी सीटों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रेम कुमार पर दावा खेल सकती है बीजेपी, उनको स्पीकर पद दे सकती है। तो जी जी, चलिए ठीक है। अब राजिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।